फिल्म के शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि सदियों से कहानी सुनने वाले लोगों ने हमें तरह तरह की कहानियां सुनाई हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यदि इन कहानियों को बोलकर पढ़े तो कहानी के कैरेक्टर जिंदा होकर असल दुनिया में आ जाते हैं। जिसके बाद हम मो, रेसा और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं, जहां मो अपनी बेटी मैगी को लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाता है। जिसके तुरंत बाद हम घर के बाहर की तरफ एक लाल कपड़ा उड़ता हुआ देखते हैं, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि जीमो में ऐसी शक्तियां हैं जिसके बारे में हमें वॉइस ओवर के द्वारा बताया गया था। लेकिन मो को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद ये मूवी 12 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम मो और मैगी को देखते हैं जो एक बुक फेयर में आते हैं। अब यहाँ आकर मो एक खास किताब को ढूंढते हुए एक बड़ी सी दुकान में जाता है, जहाँ उसे कुछ आवाजें आती है और उन आवाजों के सहारे वो उस किताब तक पहुँच जाता है। अब इस किताब का नाम इंक आर्ट होता है और तब वो उसके अंदर बने हॉर्नेड मार्टिन को देखता है, जो एक गिलहरी जैसा जीव है। वहीं बाहर मैगी के पास वैसा ही मार्टिन आता है जो मैगी की उंगलियों को काटने ही वाला था कि तभी वहाँ डस्ट फिंगर नाम का आदमी आता है, जिसकी तस्वीर भी उस किताब में होती है। डस्ट फिंगर अब मैगी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती कि मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। जिस पर वो डस्ट फिंगर कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। फिर तभी वहाँ मो आता है, जिसे डस्ट फिंगर सिल्वर स्टोन के नाम से बुलाता है। जो देखकर मैगी अपने पिता से सवाल करती है कि ये आदमी कौन है। जिस पर वो मैगी को कार में बैठाकर उसका इंतजार करने को कहता है। जिसके बाद डस्ट फिंगर मो को कैप्रिकॉर्न के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगा। वहीं अब वो मो से खुद को वापस भेजने की विनती करता है, लेकिन मो उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब डस्ट फिंगर मो से उसकी किताब छीनने की कोशिश करता है, पर मो उसे धक्का देकर मैगी के साथ अपने कार में बिठाकर वहां से इटली के लिए निकल जाता है। अब मैगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो अपने पिता से इस सब के बारे में पूछती है। जिस पर मो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो सुनकर मैगी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से 9 साल पहले उसकी माँ कहीं चली गई थी और वो आज तक लौटकर नहीं आई। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को आंट एलिनोर के घर पर देखते हैं, जो इटली में रहा करती थी। यहाँ लंच के दौरान एलिनोर मैगी के माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि वो तुम दोनों को छोड़कर चली गई। जो सुनकर मैगी बिना लंच किए ही वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे मो भी जाता है। तब मैगी मो से सवाल करती है कि क्या मेरी माँ ने हम दोनों को छोड़ दिया। जिस पर मो कहता है कि वो हमें छोड़कर नहीं गई है। जो सुनकर मैगी फिर से सवाल करती है कि यदि वो हमें छोड़कर नहीं गई तो उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इस बात का मो कोई जवाब नहीं देता। वहीं अगले सीन में मैगी एलिनोर की लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब पढ़ने लगती है, जबकि दूसरी तरफ मो इंक आर्ट नामक किताब को अपने बैग से निकालता है। फिर तभी उसके पीछे डस्ट फिंगर आ जाता है, जो मो से बताता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मुझे कैप्रिकॉर्न की मदद लेनी पड़ी। जो बात सुनकर मो समझ जाता है कि डस्ट फिंगर अपने साथ कैप्रिकॉर्न को लेकर आया है। जिसके बाद मैगी को लाइब्रेरी के बाहर एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। और तभी वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, जो मो, मैगी और एलिनोर को बंदी बना लेते हैं। वहीं एक आदमी मैगी की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है, जिस पर डस्ट फिंगर अपने हाथों में आग प्रकट करके उसके कपड़ों को जलाते हुए कहता है कि तुमने वादा किया था कि किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। जो सुनकर वो आदमी पीछे हट जाता है और अब वो लोग इन तीनों यानी कि मो, एलिनोर और मैगी को लेकर कैप्रिकॉर्न के अड्डे पर जाते हैं, जहां इन तीनों को बहुत से जादुई जीव दिखाई देते हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न और उड़ने वाले बंदर। जिसके बाद वो अपनी बेटी मैगी को सारी बात बताना शुरू करता है, जहां वो रिवील करता है कि जब भी मैं किसी किताब को बोलकर पढ़ता हूँ तो उसके अंदर के पात्र किताब से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा ही वाकया आज से 9 साल पहले हुआ, जब मैं तुम्हें इंक आर्ट नामक किताब से कहानी पढ़ाकर सुना रहा था। और कहानी पढ़ने के दौरान मेरे सामने कैप्रिकॉर्न नामक का आदमी प्रकट हुआ, जो उस कहानी का विलन था।
कैप्रिकॉर्न ने कहानी से बाहर आते ही हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डस्ट फिंगर ने हमें बचा लिया। वहीं मो ये भी रिवील करता है कि डस्ट फिंगर भी उस किताब से बाहर निकला था, लेकिन इन दोनों के बाहर आते ही तुम्हारी माँ रेसा किताब में चली गई। यानी कि मो के द्वारा किताब पढ़ने जाने पर किताब में लिखे पात्र तो बाहर आते ही हैं, लेकिन असल दुनिया से कोई ना कोई किताब में चला जाता है, जिसके बाद उन तीनों को कैप्रिकॉर्न के सामने लाया जाता है, जहां कैप्रिकॉर्न के पास हम एक आदमी को देखते हैं जिसके अंदर भी मो जैसी ही शक्तियां थी। यानी कि वो भी किताब पढ़कर किताब की चीजों को असल दुनिया में ला सकता था, लेकिन उसके द्वारा लाए गए लोगों के माथे पर किताब में लिखे हुए शब्द छपे हुए रहते थे और साथ ही साथ उनमें किसी न किसी तरह की कोई कमी भी रह जाती थी। तब कैप्रिकॉर्न मो के सामने उस आदमी से किताब पढ़ने को कहता है, जिस पर वो रपुंजल की कहानी पढ़ता है, जिसके तुरंत बाद हमें रपुंजल दिखाई देती है, जिसके बहुत बड़े सुनहरे बाल होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर भी किताब में लिखे हुए शब्द छपे थे। अब कैप्रिकॉर्न रपुंजल को जेल में डलवाकर मुंह से अली बाबा और 40 चोर की कहानी पढ़ने को कहता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुंह खजाने वाले पन्ने को पढ़े, जिस पर मुंह अपनी बेटी और एलिनोर को बचाने के लिए कैप्रिकॉर्न की बात मान लेता है और उस पन्ने को बोल कर पढ़ता है, जिससे वहाँ पर सोने की सिक्कों की बारिश होने लगती है। साथ ही साथ वहाँ फेरिड नाम का चोर भी आ गिरता है, जिसे जेल में डलवा दिया जाता है। वहीं सिक्कों की बारिश रुकने पर वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है, जो दरअसल कहानी में पहुंच चुका होता है। वहीं इस तरफ डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न से कहता है कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और मो की मदद से इंक हार्ट नामक किताब पढ़वा कर मुझे किताब में वापस भेज दो। लेकिन कैप्रिकॉर्न ऐसा करने से इनकार करते हुए कहता है कि मो अपनी शक्तियों को ठीक तरह से काबू नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें किताब में वापस नहीं भेज सकता। दरअसल कैप्रिकॉर्न को ये डर था कि डस्ट फिंगर की जगह वो खुद ही किताब में चला जाए, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि असल दुनिया में आकर वो काफी अमीर बन चुका था और उसके पास एक महल भी था। फिर इसके बाद कैप्रिकॉर्न इंक हार्ट को आग में फेंक देता है, जो देखकर डस्ट फिंगर और मो उसे आग से निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां मो को कैप्रिकॉर्न के साथ ही पकड़ लेते हैं, जबकि डस्ट फिंगर का हाथ उस किताब को निकालने के चक्कर में जल जाता है, लेकिन वो उस किताब को आग में जलने से बचा लेता है, जिस पर कुछ लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और कैप्रिकॉर्न उस किताब को जला देता है, जो देखकर मो और डस्ट फिंगर दोनों ही निराश हो जाते हैं। दरअसल मो इसलिए निराश था क्योंकि उसकी पत्नी इंक हार्ट की कहानी की दुनिया में फंसी थी, जबकि डस्ट फिंगर वापस घर जाना चाहता था। अब इन लोगों को वापस से जेल में डाल दिया जाता है और हम डस्ट फिंगर को एक मेड के पास देखते हैं, जो उसके जले हुए हाथों पर मरहम पट्टी करती है। तब डस्ट फिंगर उस मेड से बातें करने लगता है, जहां वो मेड इशारों से अपनी बात समझाती है। फिर वो एक तस्वीर निकालकर डस्ट फिंगर को दिखाती है, जिसमें मो की तस्वीर बनी होती है, जो देखकर डस्ट फिंगर समझ जाता है कि ये मेड ही रेजा है। तब वो अपने हॉर्नेट मार्टिन की मदद से रेजा को आजाद करने के लिए एक चाबी चोरी करवाता है, जिसे वो रेजा को देकर खुद मो के पास ये बताने जाता है कि उसकी पत्नी यहीं मौजूद है। पर जब वो मो के पास पहुंचता है तो वो मो को मैगी और एलिनर से बात करता सुनता है, जहां वो लोग ये कह रहे थे कि रेजा को वापस लाने के लिए हमें इंक हार्ट के ऑथर के पास जाना होगा, क्योंकि उसने जरूर अपने पास इंक हार्ट की एक कॉपी रखी होगी। जिस बात को सुनकर डस्ट फिंगर के मन में फिर से उम्मीद जागती है कि वो वापस से किताब में जा सकता है, इसलिए वो मो को रेजा के बारे में अभी नहीं बताता। जिसके बाद वो मो को एक किताब देकर उसकी एक कहानी को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे पढ़ने पर एक तेज तूफान आता है, जिसके कारण कैप्रिकॉर्न के महल का कुछ हिस्सा टूट जाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग फेरिड को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजा भी अपने पैरों के ताले खोलकर महल से भागती है, लेकिन इस तूफान के कारण वो फंस जाती है, और तभी उसके सामने से मो, मैगी, एलिनोर, फेरिड और डस्ट फिंगर आते हैं। पर वो बोल ना पाने के कारण
कारण वो उन्हें अपने पास नहीं बुलाती। फिर तभी डस्टफिंगर रेजा को देख लेता है, पर वो उसे अनदेखा कर बाकियों के साथ भाग निकलता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डस्टफिंगर को शक था कि यदि मो को रेजा मिल गई तो वो इंक आर्ट की कॉपी ढूंढने नहीं जाएगा, जिससे डस्टफिंगर भी यहीं पर फंसा रह जाएगा। अब आगे हम उन सभी को ऑथर के शहर में देखते हैं, जहाँ एलिन और फेरिड को नए कपड़े देकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जिसके बाद ये चारों ऑथर से मिलने जाते हैं। लेकिन रास्ते में डस्टफिंगर को डर लगने लगता है कि आखिर ऑथर ने कहानी में उसका भविष्य कैसे लिखा है, इसलिए वो ऑथर के घर नहीं जाता। वहीं फेरिड भी उसके साथ ही रुक जाता है। दूसरी तरफ मो और मैगी इंक आर्ट के ऑथर से मिलकर उसे सारी बात समझाते हैं, पर उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिस पर वो दोनों ऑथर को लेकर डस्टफिंगर के पास जाते हैं, जहां डस्टफिंगर लोगों को करतब दिखा रहा होता है। और फिर करतब के अंत में वो अपने हाथ में आग प्रकट करके मुंह से जोर की फूंक मारता है, जिससे बहुत विशाल आग की लपटें उठती है, जो देखकर ऑथर हैरान होते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि मैंने कहानी में लिखा था। वहीं फेरिड डस्टफिंगर से सवाल करता है कि उसने आखिर में क्या किया था, जिस पर डस्टफिंगर बताता है कि वो ड्रैगन्स ब्रीथ थी, जिस पर फेरिड भी ड्रैगन्स ब्रीथ सीखने की इच्छा जाहिर करता है। पर अब इसके बाद डस्टफिंगर आथर से अपना भविष्य पूछता है, जिस पर ऑथर बताता है कि तुम कहानी के अंत में मारे जाओगे, जो सुनकर वो पहले तो उदास होता है, लेकिन बाद में आथर से कहता है कि मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। फिर वो लोग ऑथर से इंक आर्ट की कॉपी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ने इंक आर्ट की सारी कॉपीज को नष्ट करवा दिया था, इसलिए पिछले 9 साल से मो इंक आर्ट की किताब ढूंढ रहा था, जहां बड़ी मुश्किल से उसे एक किताब मिली थी, पर उसे भी कैप्रिकॉर्न ने जला दिया। तब ऑथर बताता है कि उसके पास इंक आर्ट की कॉपी तो नहीं है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट्स रखी हुई है, जो मिलने पर डस्टफिंगर मो से कहता है कि अभी स्क्रिप्ट को पढ़कर मुझे वापस भेजो। लेकिन इस पर मो कहता है कि पहले मैं अपनी पत्नी को किताब से बाहर लाऊंगा, जिसके बाद ही तुम्हें भेजने की कोशिश करूंगा। पर फिर डस्टफिंगर कहता है कि तुम रेजा को किताब से बाहर नहीं ला सकते, जिस पर मो सवाल करता है कि मैं रेजा को बाहर क्यों नहीं ला सकता, जिसके जवाब में डस्टफिंगर कहता है कि वो किताब में नहीं है, जो सुनकर मो समझ जाता है कि रेजा को उसी आदमी ने किताब से बाहर निकाला होगा, जो उसी कैप्रिकॉर्न के महल में मिला था। और अब हम एज एन ऑडियंस से समझ पाते हैं कि आखिर रेजा की आवाज क्यों चली गई थी। दरअसल जब उस आदमी ने कैप्रिकॉर्न के बाकी साथियों को किताब से बाहर निकालने के लिए इंक आर्ट को पढ़ा होगा, तब उन आदमियों के साथ रेजा भी बाहर आ गई होगी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि उस आदमी के द्वारा लाए गए लोगों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, उसी कारण से रेजा की आवाज चली गई। अब ये जानने के बाद मो डस्टफिंगर पर भड़क जाता है, लेकिन डस्टफिंगर कहता है कि मेरा भी परिवार है जिनके पास मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे सच छिपाया। तब मो उसकी बात समझ जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि डस्टफिंगर रेजा को आजाद करवाने में मो की मदद करेगा। जिसके बाद मो मैगी को ऑथर के पास छोड़कर फेरिड और डस्टफिंगर के साथ कैप्रिकॉर्न के महल की ओर जाता है। वहीं मैगी ऑथर के घर में मौजूद एक किताब को बोलकर पढ़ती है, जिस कारण वहां पर एक डॉग आ जाता है, जिसे देखकर मैगी समझ जाती है कि ये डॉग किताब से बाहर आ गया है, यानी कि मैगी के अंदर भी अपने पिता जैसी शक्तियां हैं। साथ ही साथ उसकी शक्तियों में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि डॉग तो किताब से बाहर आ गया था, लेकिन कुछ भी गायब नहीं हुआ था। तभी ऑथर मैगी का दरवाजा खटखटाता है, जिस पर वो डॉग को छुपाकर दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने चाकू की नोक पर ऑथर से दरवाजा खुलवाया था। फिर वो लोग मैगी से उसके पिता के बारे में पूछते हैं, और तभी ऑथर की नजर डॉग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोल पड़ता है कि तुम्हारे अंदर भी अपने पिता जैसी शक्तियां हैं। जो सुनकर वो लोग मैगी और ऑथर को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं इस तरह मो डस्टफिंगर और फेरिड भी महल तक आ चुके होते हैं, जहां डस्टफिंगर पकड़ा जाता है, जबकि मो रेजा की तलाशी में पूरे महल में छानबीन करने लगता है। इस तरफ कैप्रिकॉर्न के साथ ही उसे मैगी की शक्तियों के बारे में बता देते हैं, जिस पर वो मैगी का टेस्ट लेता है, जहां मैगी एक किताब पढ़कर जूते प्रकट करती है, जो देखकर वो मैगी से अपने वफादार नौकर शैडो को किताब से बाहर निकालने को कहता है। जो सुनकर ऑथर कहता है कि इंक आर्ट की सारी कॉपीज तो नष्ट
नष्ट हो चुकी है। तब कैप्रिकॉन रिवील करता है कि उसने इंक कार्ड की एक कॉपी अपने पास रखी है, जिस पर फिर मैगी कहती है कि वो शैडो को बाहर नहीं निकालेगी। जो सुनकर कैप्रिकॉन उसे रेजा के पास ले जाता है और बताता है कि ये मेरी मेड है जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लटका रखा है। फिर वो कहता है कि मेरे खिलाफ जाने का नतीजा क्या होगा, इसका उदाहरण देने के लिए मैं इस महिला को सजा दूंगा, जो देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और फिर तुम मेरी बात से कभी इनकार नहीं करोगी। पर तभी मैगी रेजा को देखकर पहचान लेती है कि वो उसकी माँ है, इसलिए वो उसके पास जाकर रोने लगती है। इस पर कैप्रिकॉन कहता है कि यदि तुमने मेरी बात मान ली तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, जिसके बाद वो मैगी और ऑथर को जेल में डलवा देता है, जहाँ पहले से ही डस्ट फिंगर मौजूद होता है। वहीं मैगी उसे इंक कार्ड की कॉपी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पास भी अपने पिता जैसी शक्तियां हैं। तब डस्ट फिंगर एक बार फिर अपने हॉर्नेट मार्टिन की मदद से गार्ड से चाबी छीनकर खुद को आजाद करवाता है। पर जब वो मैगी के सेल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसका ताला ही नहीं खुलता। वहीं ये गार्ड शोर करके अपने साथियों को बुलाता है, जिस पर डस्ट फिंगर अपने शक्तियों का प्रयोग करके ताले को पिघलाने लगता है, लेकिन इसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए वो मैगी और ऑथर को छोड़कर भाग निकलता है। वहीं अब मैगी को तैयार करके इंक कार्ड को पढ़ने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ डस्ट फिंगर को खुद पर शर्म आने लगती है, इसलिए वो मैगी की मदद के लिए वापस से महल की ओर चला जाता है। आगे हम एलिनर को भी देखते हैं, जिसे ऑथर के घर जाने पर पता चल गया था कि मैगी खतरे में है, इसलिए वो भी महल की तरफ एक बाइक लेकर आ रही होती है। वहीं अब रात के समय हम मैगी को देखते हैं, जो सबके सामने इंक कार्ड की कहानी पढ़ती है, जिससे शैडो नाम का एक भयानक जीव प्रकट होता है। दूसरी तरफ हम डस्ट फिंगर को देखते हैं, जिसने फैरेट को ड्रैगन्स ब्रीथ सिखा दिया था, और अब वो दोनों मिलकर कैप्रिकॉन के महल में आग लगा देते हैं। और तब तक यहाँ एलिनर भी आ जाती है, जो यूनिकॉर्न और बाकी जादुई जीवों को लेकर आई थी, जिसके कारण मैगी पढ़ना बंद कर देती है। फिर तभी ऑथर उस डॉग की मदद से मैगी को नई स्क्रिप्ट देता है, जिसमें ये लिखा था कि शैडो मैगी का वफादार बनकर कैप्रिकॉन के खिलाफ हो जाता है। पर इससे पहले कि वो उसे पूरा पढ़ पाए, कैप्रिकॉन की एक महिला साथी मैगी से वो कागज का टुकड़ा ले लेती है। इसी बीच मो और कैप्रिकॉन में लड़ाई होने लगती है। तब मो मैगी को पेन देकर खुद से कहानी लिखने को कहता है, जहाँ वो कैप्रिकॉन को कागज के जैसा बनाकर नष्ट कर देती है। साथ ही साथ वो शैडो को भी नष्ट करके बाकी जादुई जीवों को किताब में भेज देती है। तब ऑथर कहता है कि मुझे भी किताब में जाना है, जिस पर मैगी उसे भी किताब में भेज देती है, जिसके साथ ही रेजा की भी आवाज लौट आती है। लेकिन डस्ट फिंगर अब भी इसी दुनिया में होता है, इसलिए वो निराश होकर फैरेट के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम डस्ट फिंगर और फैरेट को देखते हैं, जहाँ वो उन्हें ढूंढते हुए आता है, जिसके बाद वो अपना वादा निभाते हुए इंक कार्ड की कहानी को पढ़ता है, जिससे डस्ट फिंगर वापस से किताब में चला जाता है और उसकी जगह एक चिड़िया बाहर आ जाती है। फिर तभी वहाँ रेजा और मैगी भी आते हैं, जो पूछती है कि डस्ट फिंगर कहाँ है, जिस पर फैरेट बताता है कि वो अपनी दुनिया में गया। तब वो सवाल करता है कि क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो, जिस पर फैरेट कहता है कि वो यहीं रहना पसंद करेगा, जिस पर फिर मैगी कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। जिसके बाद ही हमें डस्ट फिंगर को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी से मिलता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।